बीबीसी दुनिया में आज देखिए ट्रंप के एक और फैसले से हलचल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी पर लगाए प्रतिबंध। कहा बेवजह अमेरिका और इजराइल को बनाया जाता है निशाना। आईसीसी ने की आलोचना, कहा इंसाफ के लिए करते रहेंगे काम। अमेरिका में सरकारी विभागों का खर्च घटाने में जुटे ट्रंप प्रशासन का होने लगा विरोध। अदालतों तक पहुंचा मामला। दुनिया भर में राहत कार्यों के लिए फंड देने वाली संस्था यूएसएड को भंग करने के फैसले की भी आलोचना। दिखाएंगे इसका भारत पर क्या हो सकता है असर। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। हर दिन ट्रंप के नए फैसलों से क्या हो रहा है असर, करेंगे इसकी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा, अमेरिका के साथ बातचीत करना नहीं होगा समझदारी का काम। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कही थी ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए नया समझौता करने की बात, मगर खामनेई बोले समझौतों के मामले में भरोसे लायक नहीं ट्रंप प्रशासन। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने दी चेतावनी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पूर्वी हिस्से में और तेज हो सकता है संघर्ष। अब तक यहां विद्रोहियों से छिड़े संघर्ष में जा चुकी है 3000 लोगों की जान। और दिखाएंगे पाकिस्तान का एक ऐसा गांव जहां हर घर में है यूट्यूबर और कुछ लोग एक दिन में कर रहे हैं 1 साल की कमाई। डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल उनके फैसलों की वजह से चर्चा में रहा और इस कार्यकाल की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई है। हर दिन उनके नए फैसले चौंका तो रहे हैं। कभी गजा को लेकर उनका नया प्लान, तो कभी विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संस्थाओं से बाहर जाने का फैसला सुर्खियां बन रहा है। और अब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिए। इससे दुनिया पर क्या असर होगा, ये भी जानेंगे कि यूएसएड एजेंसी को बंद करने से क्या भारत पर भी असर होगा। ये सब कवर स्टोरी में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक और चौंकाने वाले फैसले में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने इससे जुड़े सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा है कि आईसीसी अवैध तरीके से और बिना आधार के अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाता है। इस आदेश के तहत आईसीसी में काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों पर आर्थिक और वीजा से जुड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ट्रंप के इस आदेश की निंदा की है और कहा कि वो अपने कर्मचारियों के साथ खड़ा है। गौर करने वाली बात है कि ट्रंप ने यह फैसला इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका में रहते हुए लिया है। नेतन्याहू वॉशिंगटन के दौरे पर हैं और उन्होंने ट्रंप के इस कदम का स्वागत किया है। दरअसल आईसीसी में नेतन्याहू और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गजा में कथित युद्ध अपराधों के लिए वारंट जारी किया था, जिससे उन्हें कुछ कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। और ये कानूनी अड़चनें हैं क्या, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता जो इनवुड। जाहिर है अगर वो अमेरिका जैसे देश की यात्रा करते हैं जो आईसीसी का सदस्य नहीं है, तो उन्हें वहां गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर वो किसी आईसीसी के सदस्य देश की यात्रा करते हैं, तब उन्हें अरेस्ट होने का खतरा है। अब ये कहना मुश्किल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले से नेतन्याहू के लिए हालात बदलेंगे या नहीं, लेकिन इस फैसले से उन्हें एक कूटनीतिक ढाल जरूर मिली है। साथ ही अमेरिका ने इस एक हफ्ते में इसराइल के पक्ष में जो भी फैसले लिए हैं, जो भी घोषणाएं की हैं, उन्हें नेतन्याहू की एक बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जाएगा। और जैसा कि हम बताते रहे हैं, इसराइल अपने ऊपर लगने वाले सभी आरोपों को खारिज करता है और आईसीसी को यहूदी विरोधी बताता है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से वो कई ग्लोबल संस्थाओं पर दबाव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आईसीसी पर बैन लगाया है, डब्ल्यूएचओ से वो अलग हुए, एड रोकने की बात कही। तो आखिर वो ऐसा करके वो हासिल क्या करना चाहते हैं? और जब अमेरिका और इजराइल आईसीसी के सदस्य हैं ही नहीं, तो फिर अमेरिका ने ये फैसला क्यों लिया? आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट और इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट डॉक्टर सूरत सिंह से। कायदे से एक तरह से इंटरनेशनल ओपिनियन बनाने वाली बात है। इसके हाथ में वैसे पावर कुछ है नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि नेतन्याहू का वारंट करते हैं, हमास के कमांडर का वारंट करते हैं, तो एक तरह से तो ये इम्पार्शियल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः इसके पास पावर है ही नहीं। और ट्रंप का कहना बड़ा सिंपल है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रपोर्शन में हम उनको डोनेट कर रहे हैं, उतना अगर हमें हेल्प नहीं कर रही तो वी आर आउट ऑफ इट। तो किस तरह की हेल्प चाहते हैं? नेचुरली वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका चाहेगा कि हमास का तो कंडेम किया जाए और इजराइल का सपोर्ट किया जाए। सारिका जी, क्या होता है कि इंटरनेशनल लॉ में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अगर दोनों पार्टी माने, पर सरपंच का फैसला है,
क्रिमिनल नहीं है कि दोनों पार्टी अगर माने और कहें कि हम आपको पंच बनाते हैं और आप जो फैसला कहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सरबजीत का केस था या जाधव का केस था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के पार्ट में पाकिस्तान क्योंकि हिस्सा था उसका, और पाकिस्तान ने क्योंकि कहा था जाधव के केस में कि जो कोर्ट कहे कि हम मानेंगे, इसलिए वो लागू हो पाया। तो अगर कोई पार्टी पावर ही इनको ना दे तो टू बिगिन विद ये नॉन स्टार्टर, इनके पास पावर है ही नहीं। तो फिर ये बैन या जो रोक है, जो कुछ भी है, एक तरह से सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक है, दोनों तरफ से सिंबॉलिक है। ट्रंप की तरफ से भी सिंबॉलिक है, ट्रंप की तरफ से थोड़ी ज्यादा मीनिंगफुल है कि लेकिन मैसेज अगर क्या है उनके वीजा आप रोक दें या इकोनॉमिक सैंक्शन का मतलब है इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर में आपको पेमेंट ना मिले तो असर ज़्यादा पड़ेगा। तो इस एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप की सैंक्शन में ज़्यादा पावर है, ICC की में नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, सब जानना चाहेंगे कि जब पावर है ही नहीं, जब इसका उस तरह से असर होगा ही नहीं, खासकर से अमेरिका, इजराइल वगैरह पर, तो एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है। तो सिंबॉलिक मीनिंग से ट्रंप संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहता है कि अगर आप अमेरिका की लाइन टो नहीं करोगे तो आपकी इंटरनेशनल जो स्टेटस है उसमें कुछ दम नहीं है, हम आपको एक्सपोज कर देंगे। इसलिए सावधान रहो, अपनी लिमिट में रहो, आपकी बड़ी लिमिटेड पावर है, उसके बियॉन्ड जाओगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन बिना अमेरिका के कुछ भी नहीं है। और सिर्फ संस्थाओं को लेकर ही फैसला नहीं ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमेरिकी सरकार की प्रमुख विदेशी सहायता एजेंसी USAID को बंद करने का भी फैसला कर लिया है, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। पहले स्वतंत्र रूप से काम करने वाली इस एजेंसी को विदेश मंत्रालय में शामिल करने का ऐलान किया गया है। सोमवार को इस सहायता एजेंसी के कर्मचारियों को वॉशिंगटन हेडक्वार्टर से दूर रहने और घर पर रहने को कहा गया। एजेंसी का कहना है कि शुक्रवार की रात से कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। ये एजेंसी दुनिया के कई देशों और वहां के NGO को अरबों डॉलर की मदद देती है। USAID की स्थापना 1961 में उस वक्त के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने की थी। दुनिया भर में इसके करीब 10,000 कर्मचारी हैं और इसका सालाना बजट करीब $40 अरब है। ये एजेंसी भारत की भी मदद करती रही है। कोविड महामारी के बाद USAID के जरिए भारत को मिलने वाली मदद में बढ़ोतरी हुई थी। USAID को मदद पाने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। पिछले 5 सालों में भारत को $73 करोड़ से ज़्यादा की मदद मिली है इसके जरिए। भारत को दी गई मदद के बारे में USAID की वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इसने पोषण, टीकाकरण, स्वच्छता, पर्यावरण, क्लीन एनर्जी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। USAID की मदद से भारत में 8 कृषि विश्वविद्यालय, 14 इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए। इसके अलावा देश का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT खड़गपुर भी USAID की मदद से स्थापित किया गया। और अमेरिका के इस फैसले का भारत पर असर क्या होगा, ये भी बता रहे हैं सीनियर एडवोकेट सूरज सिंह। निश्चित रूप में पड़ेगा, और भारत के जो इतने लोग पढ़े लिखे जो यूनाइटेड नेशन में काम करते हैं, वर्ल्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ ट्रंप का कहना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम ही नहीं कर रही। लेकिन भारत में IIT जैसी भी कुछ संस्थाएं जो उसके फंड से चलती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। अगर ये फंड रुक जाते हैं तो भारत पर आगे असर आप क्या देखते हैं? निश्चित रूप में दुष्प्रभाव पड़ेगा। सीधी सी बात है, यहाँ इंडियन गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। जब हम इंजीनियर बनाते हैं तो वो अपनी फैमिली के लिए नहीं बनता है, बल्कि वो सारे समाज का भला करता है। जो एजुकेटेड लोग हैं वो सारे राष्ट्र की बल्कि विश्व की एक धरोहर है। तो ऐसे में हमें अब कमी तो होगी फंडों की, तो यहाँ फिर गवर्नमेंट का और जो प्राइवेट फंड है इंडिया का, उसका रोल ज़्यादा हो जाएगा। म्यांमार, जिसकी चर्चा आपने सुनी होगी सैन्य तख्ता पलट और फिर वहां सेना और विद्रोहियों के बीच चल रही जंग की वजह से, मगर थाईलैंड की सीमा पर बसा म्यांमार का एक शहर शावे कुक्खू भी खबरों में है, क्योंकि दुनिया की सबसे गरीब जगहों में से एक माने जाने वाले इस इलाके में इस शहर की शक्ल ही अलग है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लग्जरी होटल है, कसीनो है, और माना जा रहा है कि चीन के गिरोहों के सरगना इस शहर से अरबों डॉलर कमा रहे हैं। यहाँ पत्रकारों को आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इसे चलाने वाली चीनी कंपनी ने BBC संवाददाता जॉनथन हेड को कुछ पाबंदियों के साथ वहाँ जाने की इजाज़त दी। फिर उन्होंने वहाँ क्या देखा, देखते हैं रिपोर्ट। पृथ्वी पर कुछ ही ऐसी जगहें होंगी जो इससे भी अनजान होंगी। ये एक चीनी शहर जैसा दिखता है। यहाँ मौजूद सभी इमारतों पर चीनी भाषा में लिखा गया है और चीनी कर्मचारी ही इस जगह को चलाते हैं। मगर फिर भी ये जगह चीन में नहीं है, ये जगह है म्यांमार के करेन राज्य में।
एशिया का एक सबसे गरीब और अलग थलग राज्य, जहां विद्रोही पिछले 70 सालों से सरकार से जंग लड़ रहे हैं। तो फिर यताई नाम की एक चीनी कंपनी ने ये सब क्यों बनाया? ये $15 अरब का प्रोजेक्ट है, जिसमें कसीनो, आलीशान विला और साइबर पार्क्स हैं। इस कंपनी के आलोचक इसे मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से फर्जीवाड़े का अड्डा बताते हैं। यताई के मालिक शी जिजियांग एक चीनी नागरिक हैं। वो फिलहाल थाईलैंड की जेल में बंद हैं। चीनी सरकार उन्हें गैम्बलिंग के आरोपों में तलाश कर रही है। हम लोग अभी शावे कोखुकू में घूम रहे हैं और सच में ये बहुत शानदार जगह है। तकनीकी रूप से हम लोग अभी म्यांमार में चल रही जंग के बीच हैं। फिर भी इमारतों की भव्यता और इस प्रोजेक्ट का प्लान शानदार है। जो चीज़ साफ नहीं है वो है यहाँ का बिजनेस मॉडल। उनका कहना है कि उन्होंने मानव तस्करी और फर्जीवाड़े को रोक दिया है, मगर ये सब देखने के बाद आप समझ नहीं पाएंगे कि इसे बनाने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ बिल बोर्ड भी लगाए गए हैं जिन पर लिखा है मानव तस्करी और जबरन मजदूरी वर्जित है। यताई इसे सुरक्षित और ग्रीन शहर के तौर पर पेश करती है। ऐसा माना जाता है कि चीनी गैम्बलर्स के लिए रात में ये 9 कसिनोज की रोशनी से जगमगाता है, मगर वहाँ कुछ विजिटर्स भी होते हैं। इस शहर के बारे में सब कुछ जानने के बाद ये पता चलता है कि अभी भी फर्जीवाड़ा यहाँ का मुख्य कारोबार है। और खबरों में फिलहाल अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC भी है। वैसे तो ये देश करीब 30 सालों से संघर्ष की चपेट में रहा है, लेकिन हाल के दिनों में हालात और ख़राब हो गए हैं। हाल ही में यहाँ एक विद्रोही संगठन M23 ने DRC के पूर्वी हिस्से में करीब 20 लाख की आबादी वाले एक बड़े शहर गोमा पर अपना कब्जा कर लिया। ये शहर पड़ोसी देश रवांडा की सीमा पर है। रवांडा पर आरोप लगते हैं कि विद्रोही संगठनों को वो समर्थन देता है और हथियार मुहैया कराता है, लेकिन रवांडा इन आरोपों को बेबुनियाद बताता रहा है। इस बीच हालिया संघर्ष में अब तक कम से कम 3000 लोगों की मौत हो गई है। और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एक आपात बैठक हुई है। इसमें UN के ह्यूमन राइट्स चीफ वॉल्कर टर्क ने चेतावनी दी है कि हिंसा DRC के पड़ोसी देशों तक भी फैल सकती है। वॉल्कर टर्क ने रवांडा को M23 विद्रोहियों को दी जा रही मदद रोकने को कहा है। M23 विद्रोहियों ने DRC के कीवू प्रांत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया है। यहाँ बड़े पैमाने पर यौन हिंसा और बच्चों को बतौर सैनिक इस्तेमाल करने की भी खबरें आई हैं। इस पर और जानकारी दे रही हैं BBC संवाददाता बारबरा प्लेट अशर। There have been reports of mass killings, of widespread. यहाँ से बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याओं और यौन हिंसा की खबरें आ रही हैं। DRC की सरकार ने इसके लिए रवांडा को जिम्मेदार ठहराया है। उसका कहना है कि इन घटनाओं को अंजाम दे रहे M23 विद्रोहियों को रवांडा से मदद मिल रही है। इसलिए वो चाहते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन के जरिए या किसी भी तरह इन अपराधों की जांच हो। अब मानवाधिकार समूह जांच करवाने की मांग से सहमत होंगे। हालांकि वो कहते हैं कि दोनों ही तरफ से उल्लंघन किए गए हैं, पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पक्ष रखना चाहता है। वो काफी समय से रवांडा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो रवांडा के खिलाफ प्रतिबंधों की मांग कर चुके हैं, पर ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिमी देश और कई अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र के सबूतों को मानते हैं कि DRC में रवांडा के सैनिक मौजूद हैं। हालांकि उसने ये बात कभी नहीं मानी है। उस पर अभी तक किसी भी तरह के प्रतिबंध भी नहीं लगाए गए हैं। But that hasn't moved to any sort of sanctioning activity. और बात एक ऐसी बीमारी की जिसकी शिकार कई महिलाएं हो जाती हैं। ये बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन क्या इससे बचने में AI जैसी तकनीक मददगार हो सकती है? ब्रिटेन में इस पर शोध किया जा रहा है, जिसमें 7 लाख महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। उम्मीद है इससे ब्रेस्ट कैंसर का वक्त रहते पता चल पाएगा, कई जानें बच जाएंगी। देखिए BBC संवाददाता जिम रीड की रिपोर्ट। ब्रिटेन में हर साल 30 लाख से ज्यादा महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है। इनमें से करीब 23,000 महिलाओं में ट्यूमर का पता चल जाता है। इस प्रक्रिया में अगर तेजी लाई जाए तो सर्वाइवल रेट बढ़ सकता है और इससे कुछ कैंसर मरीजों का इलाज कम वक्त में ही हो जाएगा और दवा की डोज भी हल्की रहेगी। कुछ अस्पतालों ने तो स्कैन को समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है, ताकि ऐसे छोटे ट्यूमर्स का पता लगाया जा सके। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि महिलाओं ने पहले से ही रूटीन स्क्रीनिंग्स बुक करवा ली हैं, जिसके बाद उन्हें पूरे ब्रिटेन में शुरू होने वाले एक मेजर ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। 4 साल तक चलने वाले इस शोध के लिए लगभग 7 लाख महिलाओं को इनरोल किया जाएगा। इस शोध में उन 5 AI सॉफ्टवेयर्स को कंपेयर किया जाएगा जो मार्केट में उपलब्ध हैं।
Detecting cancer earlier makes it more treatable. कैंसर का शुरू में पता लगने से उसका इलाज किया जा सकता है और हम उन इमेजिंग स्पेशलिस्ट्स की और सटीक होने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उनका समय भी बचेगा। इस समय को वो NHS की दूसरी सेवाओं में लगा सकते हैं और महिलाओं और मरीजों की मदद कर सकते हैं। कैंसर के डॉक्टर्स और रेडियोलॉजिस्ट्स ने इस ट्रायल का स्वागत किया है और कहा है कि AI कैंसर को डिटेक्ट करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। पर उन्होंने ये भी चेताया कि कैंसर केयर में स्टाफ की भारी कमी है और कहा कि लोगों की जल्द से जल्द भर्ती होनी चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि ब्रितानी सरकार आने वाले कुछ हफ्तों में कैंसर से जुड़ी नई रणनीति को लॉन्च कर सकती है। BBC संवाददाता जिम रीड की रिपोर्ट। और अब बात भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक ऐसे गांव की जहां घर घर में यूट्यूबर्स हैं। इनमें से कई लोगों के तो लाखों फॉलोअर्स हैं और यही नहीं, अपने कंटेंट के दम पर ये लोग खूब पैसा भी कमा रहे हैं। देखिए शहजाद मलिक और फाकिर मुनीर की रिपोर्ट। बहुत सारे YouTube चैनल्स, बहुत सारे गोल्डन और सिल्वर बटन्स, ये सब पाकिस्तान के एक ही गांव में हैं। मुझे घर वालों ने, गांव वालों ने ये कहा कि ये काम आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, हर तरह के ताने मिलते थे। पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब में बसे 80 घरों वाले इस गांव में तकरीबन हर एक घर में एक यूट्यूबर है और ये सब अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। हॉस्पिटल में मैं जितना एक साल में कमाता था, अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से उतना एक दिन में कमा लेता। इनमें से ज्यादातर यूट्यूबर्स के लाखों सब्सक्राइबर हैं। हैदर अली ने यहां ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी, लेकिन तब ये आसान नहीं था। मैं पहले हॉस्पिटल में जॉब करता था, OT टेक्नीशियन। तकरीबन मैंने 6 साल जॉब की है। मेरी जो सैलरी थी ना, वो पेट्रोल भी पूरा नहीं कर सकती थी। मैंने हॉस्पिटल की जॉब 6 साल के बाद स्किप कर दी और मुझे घर वालों ने कहा कि आप या तो हॉस्पिटल वापस चले जाएं या आप आउट ऑफ कंट्री बड़े भाई के पास चले जाएं। मैंने कहा कि मैंने अपने 20 साल ज़िंदगी के गुजार दिए हैं, अब जो है मुझे सिर्फ 6 मंथ दे दे, मैं अपनी मर्ज़ी से यानी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। पहले 2.5 मंथ के अंदर अंदर मेरा एक चैनल मोनेटाइज हुआ। जैसे ही चैनल मोनेटाइज हुआ, मुझे मोटिवेशन मिली और लोग मुझे देख के मेरी अर्निंग को तो वो मेरे साथ जुड़ना स्टार्ट हो गए। तो हमने इस तरह का कंटेंट चूज़ किया है जो लोगों का इंटरटेनमेंट भी करता है और डेली बेसिस के जो माशरे के हालात हैं उनको देख के हम ये काम करते हैं। पूरे गांव में लोग इस तरह वीडियो बनाते नजर आ जाएंगे। क्या बच्चे, क्या बड़े, सब इसमें शामिल होते हैं। यहां तक कि कई लोग विदेश से लौटकर कंटेंट क्रिएटर का काम भी करने लगे हैं। दुबई में 3 साल काम किया। इधर पाकिस्तान मुझे एक दोस्त से हिंट मिला कि आप YouTube पे काम करें। YouTube ऐसा चैनल है जो मिसाल के तौर पे आपको मायूस नहीं होने देगा। उसके बाद मैं दुबई छोड़ के इधर पाकिस्तान आ गया। फिर मैंने ना YouTube पे काम किया, तकरीबन 6 महीने से काम किया। 6 महीने अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरी गाड़ी अपनी है और मेरी अपनी प्रॉपर टीम है जो मैं एक टीम को हैंडल कर रहा हूँ। अब इनकी कोशिश ये है कि दूसरों को भी कंटेंट क्रिएशन की ट्रेनिंग दें। अब हमने ये तय किया था कि अब हम इस काम को बड़ा करते हैं, तो उसके लिए सब ने अलग-अलग टीमें बनाई और हमने इधर से एकेडमी और वैसे भी अब जो लोग आते हैं फ्री ऑफ कास्ट बिल्कुल उनको सिखाते भी हैं और काम करना और कैसे काम करना ये भी सिखाते हैं। और कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। X पर मेरा हैंडल है @BBC Sarika। आज के लिए इतना है।